युग करवट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और रोज की तरह हमारे साथ हर खबर पर विश्लेषण करने के लिए यहां मौजूद है हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार भट्टाचार्य जी, थैंक यू। कोरोना को लेकर आज की ये खबर है कि मौतों की संख्या 1000 पार हो गई है और संक्रमणों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच एक खबर पहले आई थी कि शायद 28 और 29 अप्रैल तक केंद्र सरकार उद्योग जगत के लिए कोई राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उद्योग जगत डरा हुआ है। उन्हें डर इस बात का है कि आने वाले समय में क्या होगा, सैलरी कैसे दी जाएगी। आइए इस पर बात करते हैं हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी से। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़ी उम्मीद थी हमें कि शायद 26 से 27 अप्रैल तक कुछ इसमें शायद उद्योग जगत के लिए कुछ पैकेज होगा, लेकिन अभी तक कुछ राहत दिखाई दे नहीं रही है। सॉरी। तो अभी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये कल पहली तारीख है उसके बाद जो लोगों के सामने समस्या आएगी वेतन की, क्योंकि मार्च का वेतन तो मिल गया था और जिस तरह भी उन्होंने उससे काट लिया। अब मैं बार बार हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि अप्रैल के वेतन की बड़ी परेशानी आएगी। अब कल पहली तारीख है, इसके बाद क्या रहेगा कुछ कह नहीं सकते। फिर मेरा तो ये कहना है कि सरकार जो है अभी तक उसने कोई ऐसी ठोस नीति नहीं बनाई है। देखिए, इस समय कोई उंगली उठाने की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि जब रोज़ ही रोटी का मामला आता है तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार को भी थोड़ा सा आगाह करें। इस समय बड़ी समस्या है और इसी समस्या का समाधान सरकार को निकालना पड़ेगा। और देखिए, सरकार के पास अब इतना बजट हो गया है, उसने जो पैकेज दिया था उस पैकेज का कितना खर्चा हो रहा है ये तो एक अलग इशू, कहाँ का उसका इस्तेमाल हुआ। लेकिन सरकार ने इस तरह कर्मचारियों का जो उन्होंने एक दिन की सैलरी काटी है, इससे हज़ारों करोड़ रुपए सरकारी ख़जाने में आ गया है। आपको पता नहीं है, मुझे कोई बता रहा था यूनियन लीडर कर्मचारियों का कि हज़ारों करोड़ रुपए इसमें पूरे केंद्र सरकार में राज्यों से आ जाएगा। जो वेतन काटा है एक दिन का, एक महीने का काटा है, फिर एक दिन का कटेगा, इससे बहुत कुछ आ जाएगा। सरकार के पास कोई कमी नहीं है और सरकार को चाहिए कि कहीं ना कहीं राहत पैकेज की घोषणा करे, ताकि जिस तरह से जो परेशानी हो रही है लेबर क्लास को, जो श्रमिकों को, वो उसका समाधान हो। ये तभी संभव है जब कोई ना कोई उद्योग जगत के लिए पैकेज आएगा। ये हमने पहले भी बात करी थी कि सरकार लेबर सेस से इस 2-3 महीने की सैलरी दे सकती है। हाँ, देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें बात हुई थी खाली रेलवे वाली जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं उन्हीं का जो है खरबों रुपया सरकार के पास है इस समय। अगर वही 3 महीने का मिल जाता तो मैं समझता हूँ बहुत आंसू पहुँच जाते और कोई समस्या नहीं होती। लेकिन सारे रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर्स ने सरकार से इस बारे में बात भी की, लेकिन कोई भी अभी तक इस पर पहल नहीं हुई है। मुझे लगता है सब केवल बस बैठकें हो रही हैं और बैठकों में जो है इसके अलावा कुछ नहीं होता। सब जसपाल सिंह की, जैसे जसपाल भट्टी की बैठक होती थी, वो सीरियल बनाया था, मुझे लगा बैठक ही चल रही है बस। कल वकीलों के एक संगठन ने भी मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता को पत्र लिखकर जो अधिवक्ताओं के रिलीफ फंड है उस वहाँ से कुछ पैसे जारी करने की मांग की है, ताकि अधिवक्ताओं को कुछ राहत मिल सके। हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश के जो कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि 5000 रुपये हम वकीलों को देंगे जो 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में इसमें लगा था कि शायद कहीं सरकार की तरफ से है, लेकिन वो वकीलों का अपना फंड होता है, उसी चीज़ से है। लेकिन अभी तक वो भी मैं समझता हूँ कागज़ों में है, कोई इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं हुआ है। अभी तक कोई रिलीफ घोषणा केंद्र सरकार की ओर से नहीं हुई है और जैसा कि अब 2 दिन बच गए हैं मई के अप्रैल महीने की सैलरी देने की, इस समय उद्योग जगत बेहद डरा हुआ है किस तरह से सैलरी दी जाएगी। बात करते हैं कोविड की। कोविड-19 वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में भी इसका लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है, साथ ही टेस्टिंग सेंटर भी बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर आज तक की स्थिति के बारे में? हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश में थोड़ी राहत भरी खबरें हैं। 4000 लोगों की सैंपलिंग हुई है और इसमें 1600 के आसपास लोग जो हैं वो एक्टिव हैं। और इसमें से सबसे खुशी की बात यह है कि 550 लोग जो हैं डिस्चार्ज होकर घर भी चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में तो ये सरकार के जो प्रयास चल रहे हैं वो उसका असर दिखाई दे रहा है कि हम अभी जो है केवल 54 ज़िलों में जो है ये ज़्यादातर इसके केसेस हैंगे और 6 ज़िले ऐसे हैं जो पूरे मुक्त हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो कहीं बहुत असर दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे आगरा की बात कर रहे हैं, आगरा में जो है मामला सही नहीं है, वहाँ 22 नए मरीज़ आए हैं
और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी बैठक में भी गाज़ियाबाद, नोएडा और मेरठ में जो कम केसेस हुए हैं इसकी बड़ी सराहना की है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ स्थितियां तो बदल रही हैं, लेकिन अभी हालात इतना नॉर्मल ये कहना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, उन्होंने आगरा की बात करी है, तो आगरा से एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि आगरा के मेयर नवीन जैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अधिकारियों की शिकायत की है। उनका कहना है कि अधिकारी मौके पर जा नहीं रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो बस खाना पूर्ति ही हो रही है। क्या कहेंगे सर? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं जहाँ पे अधिकारी केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम में अगर हम बात करें, गाज़ियाबाद है, नोएडा है, मेरठ है, ये आसपास के जनपदों में अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि सोते नहीं हैं, रातों को भी अपनी बड़ी घूमते हैं। अन्य जनपदों में जिस ये बहुत स्थिति तनावपूर्ण है, सरकार को चाहिए कि कहीं ना कहीं वो गोपनीय तरीके से इसकी जांच कराए। मैं जो आगरा के मेयर ने बात की, ये और जनपदों में भी हो सकता है। और असल में है क्या कि सरकार के पास तो जो व्यवस्था है, जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी बिल्कुल निष्क्रिय है। कहीं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, वो भी इस तरह से बस घर बैठ के अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो गई, इस तरह से काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ज़मीनी तौर पर सरकार के जो ये पार्टी के जिम्मेदार हैं, इनको भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जी हाँ, पार्टी, ऐसा लगता है कि पार्टी और सरकार के बीच तालमेल का अभाव है। यही वजह है कि जहाँ तेज़ी से काम होता हुआ दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। कल हमने युग करवट के न्यूज़ में चर्चा करी थी कि निजी अस्पताल किस तरह से कोविड संकट में सहयोग नहीं कर रहा है। आज मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान लेते हुए कुछ निर्देश जारी किए। आइए पता करते क्या है। हाँ, ये प्राइवेट हॉस्पिटल की बात चल रही थी, माननीय मुख्यमंत्री के पास भी ये चीज़ चल रही थी और वो भी उन्होंने भी इस तरह से कई बार कहा था कि इसमें प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं उनको जिम्मेदारी निभाना चाहिए। और आज जानकारी मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सुबह जो उनकी 11 टीम की मेंबर्स की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने इस बात को रखा कि भाई जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी एक सूची तैयार करी जाए, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए ताकि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएँ। एक और मुद्दा जो इस समय चल रहा है वो है प्रवासी मजदूरों को अपने अपने राज्यों में लाने के लिए। माना जा रहा है पूरे देश में करीब 2 करोड़ मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। योगी सरकार ने इसकी पहल की, यहाँ से बसें भेजी जा रही है। आइए पता करते हैं इस पर हमारे प्रधान संपादक जी से। क्या है सर पूरा विषय, ये पूरा डेवलपमेंट क्या है? देखिए, इसमें कहने में कोई दोहराई नहीं है कि शायद देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश होगा जहाँ के मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के दर्द को महसूस किया है, छात्रों के दर्द को महसूस किया है और कोटा से भी छात्र यहाँ लाए गए थे। इसके अलावा इस पर बड़ी राजनीति भी हुई और कुछ राज्यों ने कहा कि सभी के साथ नियम एक होना चाहिए, तो एक अच्छा प्रयास था उनका। और उन्होंने अब इसमें बहुत पहल की है कि जो कामगार भाई हमारे हैं जो फंसे हुए हैं उनको लाने की बड़ी व्यवस्था की गई है और 3000 जो मज़दूर हैं आज बसों से जो है मध्य प्रदेश से हमारे यहाँ आ गए हैं। इसके अलावा जो यहाँ दूसरे राज्यों के मज़दूर हैं, प्रयागराज से और झांसी से, वहाँ के डीएम और एसएसपी को कहा गया है कि वो जो मज़दूर हैं जिन बसों से वो लोग आ रहे हैं उनको सैनिटाइज़ करने के बाद उनको सकुशल उनके घर भेजा जाए। तो ये एक बहुत अच्छी प्रयास है और इससे बड़ी परेशानी थी। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने इसको भी कहा है कि उन्होंने अपील भी करी है कि प्लीज़ कोई पैदल और साइकिल से ना जाएँ, अपने जीवन से खिलवाड़ ना करें। साथ ही उन्होंने एक और फैसला लिया है कि जो छात्र फंसे हुए थे दिल्ली में और नोएडा और अलीगढ़ में, तो ख़ासकर उन्होंने आज जो है डीएम नोएडा, कमिश्नर नोएडा और अलीगढ़ के डीएम एसएसपी से इसको आदेश दिए हैं और साथ ही दिल्ली सरकार से भी उन्होंने एक पत्र व्यवहार किया है कि जो छात्र हैं उनको लाने की पूरी व्यवस्था करेंगे और जो नोएडा और अलीगढ़ के छात्र जो हैं अपने घर पहुँचेंगे, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को लाने की व्यवस्था कर दी है। बात करते हैं ये लॉकडाउन के दौरान लोगों की नौकरियां चले जाने की। ऐसा माना जा रहा है कि खाली अमेरिका में ही 3 करोड़ नौकरियां चली गई। भारत में अभी ऐसे कोई आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। माना जा रहा है कि असंगठित क्षेत्रों में करीब 4 करोड़ लोगों की नौकरियां जा सकती है। क्या कहेंगे सर? हाँ, देखिए, इस बारे में हम लोग कई बार चर्चा की है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी इसमें पहले हम लोग ये बीमारी से उभर जाएं, उसके बाद ये बड़ी समस्या सामने आएगी और मुझे लगता है यहाँ भी जो है काफ़ी संख्या में लोगों की नौकरियाँ जाएंगी। अब इसमें भी सरकार की तरफ सबकी नज़र रहेगी, सरकार क्या प्रयास कर रही है, क्योंकि जब तक सरकार चाहेगी अगर पैकेज वगैरह तो शायद नौकरियाँ बच सकती हैं। तो ये आने वाली समस्याएँ बहुत अभी जूझना पड़ेगा।
आने वाले समय में ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। आज एक मुंबई से एक खबर आई है जिससे पूरा देश स्तब्ध हो गया। कल हमने मशहूर अभिनेता इरफान खान को खोया और आज सदाबहार अभिनेता ऋषि कपूर हमारे साथ छोड़कर चले गए। उनके जाने से पूरा देश स्तब्ध है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। आइए ऋषि कपूर साहब के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी से। क्या कहेंगे सर, ऋषि कपूर का आज जाना बहुत ही सदमे जैसा। देखिए, अभी हम कल इरफान खान के जो है गम से पूरा देश नहीं उभरा था। आज सुबह जो है 8:45 बजे हमारे बीच से ऋषि कपूर साहब चले गए और दोनों एक ही कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। और देखिए, दोनों इरफान खान लंदन से जीते आए थे कैंसर से और ऋषि कपूर न्यूयॉर्क से आ गए थे, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और चले गए हमारे बीच से। और वही हुआ कि लाखों लोगों के साथ, लाखों लोगों की आवाज़ और खुशियाँ और तालियों के बीच रहने वाले व्यक्ति और दर्शन जिनके लोग चाहते थे, आज उनका अंतिम संस्कार हुआ और परिवार के जो है 15 से 20 लोग ही शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि उनकी बेटी रिद्धिमा जो थी वो दिल्ली में थी और वो अपने फादर के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाई क्योंकि उनको जो पासेस मिला वो बाद में, लेकिन बड़ा लंबा टूर है बॉम्बे का, उनको बाय रोड जाना पड़ा। तो ये था कि शायद वो आ जाएंगे, उनका इंतज़ार हो रहा था। तो ये ऐसे क्षण होते हैं जो बहुत ही एक तकलीफ़ दे जाते हैं हर इंसान को कि आखिरी समय वाला। और ऋषि कपूर साहब तो सदाबहार, जैसे आपने कहा और आपने लिखा भी है सदाबहार, वो तो सदाबहार थे। और देखिए, उन्होंने भी कैंसर से आने के बाद 2009 उसमें 2019 में जो है फ़िल्म की थी। तो ये सब अपनी यादें ये तो छोड़ कर चले गए हैं और ये ऐसी कमियां हैं जो शायद हम लोग फ़िज़िकल तौर पे कभी नहीं भूल पाएँ, लेकिन वो फ़िल्मों के ज़रिए हमेशा हमारे बीच रहेंगे, उनकी यादें रहेंगी। उनका परिवार है, उनका बेटा है, तो उनके ज़रिए उनकी यादें रहेंगी क्योंकि बड़ा परिवार है, कपूर परिवार बहुत बड़ा परिवार है। इरफान खान के फैमिली में कोई फ़िल्मी दुनिया में नहीं है, उनकी तो हम यादें फ़िल्मों से करेंगे, लेकिन इनके ज़रिए पूरा परिवार है। तो हम तो बस यही है कि अपने युगकर परिवार की ओर से जो है ऋषि कपूर जी को बहुत बहुत भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरा नाम जोकर से कैरियर शुरू करने वाले ऋषि कपूर ने अनगिनत ऐसी फिल्में दी जो इतिहास में दर्ज रहेगी। बॉबी, दामिनी, अमर अकबर एंथोनी, उनकी ऐसी सैकड़ों लाजवाब फिल्में हैं जो आज भी लोगों को आकर्षित करती है। उनका वो था जो कि वो कमरे में बंद हो जाए, चाबी खो जाए, इसी गाने से बड़े फेमस हुए थे। आपने आज दूसरी आंख में जिक्र भी किया कि चाबी लगता है कहीं खो गई है। तो अब तो वो ऐसे चले गए कि शायद वो चाबी कभी मिलेगी नहीं। बहुत दुखद बड़ी घटना है जी। जहाँ भी गए हैं लगता है उसकी चाबी खो गई है। जहाँ भी ऋषि कपूर रहेंगे वैसे ही हंसते रहेंगे और लोगों को हंसाते रहेंगे। युग करवट परिवार की ओर से श्रद्धांजलि। और कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट की।